वंदे मातरम। मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज का सेशन आपके लिए फिजिक्स का सेशन होने वाला है और फिजिक्स का ये पहला अध्याय है और आपके चैप्टर का ये 10वां अध्याय है। आपका जो बुक है उसमें देखिएगा तो ये 10वें अध्याय में प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर आपके परीक्षा में काफ़ी वेटेज रखता है। और आज नोट्स का विश्लेषण करेंगे। पार्ट 1 है, 2 पार्ट में नोट्स पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रूफ भी पूछे जाते हैं जो कि चैप्टर के दौरान आपको कराया भी जाएगा, समझाया जाएगा और पूरे प्रॉपर ढंग से पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा करके 2 पार्ट में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे यहाँ। आप हमारे ग्रुप से जाकर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से यदि PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। आप PDF से नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज एक कोटेशन यहाँ पर बड़ा प्यारा सा है, प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिसमें से यहाँ पर है कि किताबें और माँ बाप की बातें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। जितना ज़्यादा दोस्ती आपकी किताबों से होगी, जितना समय आप अपने माँ बाप के साथ बिताएंगे, वो सारा का सारा समय, वो सारा का सारा जो आपको सीखने के लिए जो भी ज्ञान मिलेगा वहाँ से, वो जीवन में कभी आपको धोखा नहीं देंगी। तो ज़्यादातर समय किताबें और माँ बाप के साथ बिताने का प्रयास करें। अब अध्याय है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग भी नोट्स हो गया आपका। चलिए, तो अध्याय में है 10वां नंबर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चूंकि पढ़ना है प्रकाश के बारे में ही, किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहला मुद्दा है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट क्या होती है। तो जब तक हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले किसी की आवश्यकता पड़ती है? लाइट की। अगर लाइट नहीं होगी तब हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो प्रकाश एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जिसकी सहायता से जीव किसी वस्तु को देख सकता है। प्रकाश एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है। इसी की सहायता के कारण होता क्या है एक्चुअली कि अगर उस दीवार को देखना है तो उस दीवार पे जो लाइट टकरा रही है, उस टकराने के बाद हमारे आँख तक आता है और तब आँख में उसका फिगर बनता है और दिमाग को जाता है कि हाँ इस कलर का है, ये चीज़ है ना। तो इसी को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश किरण है ये जो प्रकाश हमारी आँखों तक आ रहे हैं, ये सारी की सारी जो प्रकाश हैं वह एक किरण इस एक एक धारियों से होते हुए आ रही हैं, एक सीधी सरल रेखा में आ रही हैं और तब कुल मिलाकर एक प्रकाश बनता है। प्रकाश इतना ज़्यादा प्रकाश हो रहा है, ये सभी एक एक करके लाइन आता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश की एक एक रेखा को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? तो इनके गुण जो होते हैं वो अगर देखी जाए तो प्रकाश हमेशा जो है सरल रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश कभी आपको ऐसे 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 चलती हुई नहीं दिखेगी। जब दिखेगी तो कैसे दिखेगी? सीधी चलती हुई दिखेगी। यह आप इतना मोटा लाइट से निकाले तब, या इतना पतला लाइट से निकाले तब, हमेशा आपको कैसा दिखेगा? सीधा रेखा में चलता हुआ दिखाई देगी। अब प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग का ये गुण होता है कि उसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता, उसको सवारी नहीं लगता है यहाँ से वहाँ जाने में, है ना। यानी मौसम में हवा है ना, इस वातावरण में क्या है? हवा है, धूल कण है, हर चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हवा पर चढ़ के वो जाता है लाइट, हवा पर चढ़ के थोड़ी जाता है। उसको जाने के लिए किसी माध्यम का जरूरी नहीं है, वो सीधा अगर ऐसा रहता तो सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक ऐसा दूरी है जितना दूर में वातावरण नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है, फिर भी वहाँ से लाइट यहाँ तक आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश का पहला गुण क्या पढ़े थे हम लोग? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। पूछेगा परीक्षा में अगर कि प्रकाश न्यून में से कैसा तरंग होता है ना, पर आप वहाँ पर क्या बताइएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इसका गमन जो होता है करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? यानी जब केवल शुद्ध हवा में देखिएगा, जहाँ पर मतलब कुछ नहीं हो, निर्वात यानी हवा भी ना हो, ऐसा जगह पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सवाल हीटेड सवाल है, यानी कई बार पूछा गया है परीक्षा में ये कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, कई बार पूछा हुआ सवाल है।
ठीक है। अब देखिएगा, अब अगला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या है? परावर्तन। अब चूंकि प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश को समझे, और चैप्टर का ही नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ऐसी घटना जिसमें प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से होकर वस्तु से टकराया था। मानते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है, हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, लाइट यहाँ से निकल रही है, तो इससे निकला हुआ लाइट यहाँ पर जाए और फिर यहीं से टकराकर इधर ही घूम जाए, इसी को कहा जाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसको पार करके इस साइड नहीं जाएगा, यानी सतह से लड़ के और फिर उसी माध्यम में, अगर हेने हवा होगा, इन्हें चारों तरफ हवा है, इन्हें चारों तरफ, तो फिर इधर हवा से गया और लड़ के हवा में ही वापस आ गया, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब साधारण भाषा, जब अपना भाषा में भी लिख सकते हैं आप कि जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आता है जिस माध्यम से गया रहता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि हूबहू यहीं रट जाना है। आप लोग भी जो देख रहे हैं, जरूरी नहीं है हूबहू रट जाना है, कंसेप्ट को समझना है, अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आप आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसके कुछ नियम भी होते होंगे। ऐसे थोड़ी है कि प्रकाश का परावर्तन यही हो जाएगा, कुछ नियम और कानून दुनिया में हर चीज़ के लिए है, तो प्रकाश के परावर्तन का भी नियम और कानून है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी देखिए यहाँ पर ये रेखा, ये प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ आया और फिर यहाँ से ऐसे घूम के चला गया, ठीक है। लेकिन हम डिसाइड करना चाहते हैं बीच में एक सीधा अगर खंभा होता तो जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण इधर भी बनेगा, ठीक है। यानी ये I बराबर R होगा। I बराबर I इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्ट एंगल है, ठीक है। I बराबर R, तो I बराबर क्या हो जाएगा? R। पहला इसका नियम है कि यही नियम बनेगा। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए ये इधर से जो कोण आ रहा है ये आपतित है, जो प्रकाश आ रहा है क्या है? आपतित है, और जो जा रहा है वो परावर्तित है। क्या है? परावर्तित है। तो कहता है कि जब कोई प्रकाश इधर से आती है, ठीक है, ये और जाने वाली प्रकाश, ये और ये जो अविलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही बिंदु पर रहेगा। कहाँ रहेगा? एक ही बिंदु पर। ये दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है। अब मानते हैं कि यहाँ पर गेंद है और लाइट आके इस पर टकराएगी और टकरा के इधर आएगी, तो जिस जगह पर टकराएगी यहीं पर ना अविलंब खींचेंगे हम, ताकि हम कोण का अंदाजा लगा सकें। तो अविलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ रहेगा? एक ही बिंदु पर रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो चीज़ आप पढ़े हैं यहाँ पर, तो इसमें I क्या है? आपतन कोण है। I क्या है? आपतन कोण है। इसको कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये यानी आपतन का कोण, आपतन का क्या है? वो कोण है, ठीक है। ये परावर्तन का कोण है। किसका कोण है? परावर्तन का कोण। ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। इस जगह को आपतन बिंदु बोला जाएगा। जहाँ कोण आपतित होती है उसको क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस जगह पर जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ I बराबर क्या होता है? R होता है। ये बात सब समझ में आ गया। तो परावर्तन के कितने नियम हुए? 2। कितने नियम हुए? 2 नियम हुए। पहला नियम I बराबर R, यानी परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा क्या हुआ? परावर्तित किरण, आपतित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहेगा। 2 नियम होता है। अब परीक्षा में इहो सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। इस सब का सब सवाल कहीं ना कहीं हिट किया है। आपतित किरण क्या होता है?
तो वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है, वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है। परावर्तक सतह क्या है? तो ई वाला रेखा है, जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक परावर्तक सतह के रूप में काम करेगा। किस सतह के रूप में काम करेगा? परावर्तक सतह कहने का मतलब है वैसा सतह जहाँ पर कोनो प्रकाश आया लड़ के चला जाए। इस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, तो हम आपतित किरण कर रहे थे कि वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर आके टकराता है, इसी को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए हो गया, आकर पड़ते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण। अब है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु, यानी यह सतह है अगर, और इस सतह पर कोई किरण आके यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर ये कहता है कि आपतन बिंदु क्या है? तो जिस जगह पर कोई किरण आपतित हो रही है, जिस पॉइंट पर, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, आके इसी पर इसका पतन हो गया, रुक गया यहीं पर, तो क्या हो गया? आपतन बिंदु। ठीक, तो परावर्तक सतह पर वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होती है, इसको क्या कहा जाता है? चलिए, अब है अविलंब। अविलंब किसको बोलते हैं? तो जो परावर्तक सतह पर, जैसे यहाँ पर आ गया आपतित किरण और यहाँ पर आ गया परावर्तित किरण, इन दोनों किरणों के बीच में जो सीधा लंब रेखा जो बनता है, इसी को अविलंब कहा जाता है। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया एक काल्पनिक लंब क्या कहलाता है? अविलंब कहलाता है। हम मान लिए कि यहाँ पर क्या है? एक सीधा रेखा अविलंब है, मान लिए। अब कोई हम एंगल यहीं पर कोई किरण गिरा देंगे तो ये से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये माना हुआ जो ये रेखा आप काल्पनिक देख रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? अविलंब कहा जाता है। अब है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रे। ये क्या होता है? तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्या होगा? कहता है कि परावर्तन के बाद लौटती हुई, माने अब तो वस्तु यहाँ पर आया, लाइन पे टकरा के चला गया, तो जो लौट रहा है ना, ये जो लौटती हुई किरण है, इसी किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। ये है परावर्तक सतह, इधर से कोई कोण, ये आपका किरण आया, आपतित हुआ, आपतित होके आपतन बिंदु पर पड़ा, आपतन बिंदु पर पड़ के इधर चला गया, परावर्तित हो गया। अब बीच में एक लंब होगा जो काल्पनिक होगा, अविलंब होगा। तो अविलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। यानी आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? आई से। किससे? अब है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? अविलंब और परावर्तित किरण, यानी यहाँ पर कोई किरण आया और चला गया, ठीक है, टकरा के, तो ये आपतित किरण हुआ, और ये जो जा रहा है यह परावर्तित किरण हुआ। इसको ऐसे खींच देंगे, इसी पर अविलंब डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, और यहाँ जो बनेगा वो परावर्तन कोण बनेगा। तो ये किसके किसके बीच में है? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में है। तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे देखिए, मानते हैं कि यहाँ पर एक ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस बात समझिएगा। यहाँ पर P होता है, यहाँ F और यहाँ C। ये क्या होता है आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर कोई वस्तु है, यहाँ पर, यहाँ आके लड़ती है, तो इसका नियम होता है कि वक्रता केंद्र से यह गुजरे। कहाँ से गुजरे? फोकस से गुजरे। कहाँ से गुजरे? फोकस से। और एक यहाँ पर भी बनेगा, तो ये बनेगा कि नहीं बीच में एगो? अब यहाँ क्या हो गया? ये R हो गया, ये I हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे,
बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? एने से जब हई जा रहा है ई हो जाएगा, तो ये दोनों जो है इस जगह पर एक दूसरे को काटेगा। तो कह रहा है कि जब वस्तु कहीं से आके टकराती है और आगे जाती है और जाके जिस बिंदु पर, अभी यहीं से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आके काट देगा। इसको एक बार और समझ लीजिएगा, बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लाइन खींच दिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब ये वस्तु जो है यहाँ से इसका प्रकाश गया तो यहाँ फोकस से होके गुजर गया। एक लाइट यहाँ से आता है इसके ध्रुव पर, कहाँ पर आता है, और ध्रुव से आके इसे कट गया, तो यहाँ कटा यहाँ पर। तो यहाँ जो बन रहा है ना, यहाँ पर ये जो इमेज ये जो बन रहा है, यही इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? यानी किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश जब बाद में जाके आगे मिलती है तो वह एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वो काट रहा है ना। तो क्या कहता है कि मिलती हुई या काटती हुई वही मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। अब इसके बारे में देखिए, आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। देखिए, यानी रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज, ये 2 तरीके का इमेज हो गया। कहता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रकाश की किरणें एक्चुअल जाके मिलती हैं किसी जगह पर, तो ये क्या बनता है, माने सही में मिलेंगी तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक बनेगा। और यह ऐसा लगता है कि मिल रही है, ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसा लगता है, लेकिन रियल में काटती नहीं है। तो इस प्रकार से बने हुए चीज़ को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आप क्या बताएंगे कि हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी को नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, नीचे की तरफ बनता है। कहाँ बनता है? नीचे की तरफ। अब जिसका बन रहा होगा, मैंने रियल वाला यहाँ पर होगा, जो जैसे कि हमारा ही चित्र बनाना है, ठीक है, तो हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो हमारा इमेज ऐसे बनेगा किसी चीज़ पर। जैसे आंखें के पर्दा पर आपका चित्र कैसे बन रहा होगा? उल्टे बन रहा होता है। ठीक है। अभी देखिए आगे। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, दोनों ऊपरे में बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण दोनों में बनता है। चम्मच देखें, चम्मच देखते हैं तो चम्मच हेंती रहता कि नहीं चम्मच? तो वो में भीतरों देखिएगा हेंती तो मुंह लग जाएगा, अब बाहरों देखिएगा तो मुंह, बाहर देखिएगा तो लगेगा नकवे लम्बा हो गया लम्बा। देखे हैं? हाँ, मुंह लगेगा जो भाग के आगे में घोड़ा जैसा मुंह हो जाता है ना, घोड़ा का थुथुन जैसे निकल जाएगा नहीं। अच्छा, अब आज जवन होता है, जो गोलका होता है वो में धोसिए जाता है, अंदर में रह जाता है। तो हाँ, तो चम्मच का जो अंदर वाला जो भाग होता है ये भी गोलीय सतह है, ये भी गोलीय दर्पण का काम करता है, और बाहर वाला है ये भी गोलीय दर्पण का काम। आज जो हम लोग शीशा में मुंह देखते हैं वो समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी जितवत वस्तु रे में हेने खड़ा होगा ओतवते वस्तु भीतर हेने बनैल होगा। ठीक है। माने जितना बड़का आदमी ही यहाँ से शीशा में रहेंगे हम, उतने बड़काओं में बनेंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये देख रहे हैं ऐसा के बनता है, सीधा रहेगा। इधर डंटा खींचने का मतलब है कि पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अगर शीशा में पीछे से पेंट ना किया जाए तो दिखाई देगा। इस पार से उस पार आप देख लीजिएगा, वो दिखाई ठीक से। इसी को क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। अब गोलीय दर्पण,
ये पूरा चैप्टर ज़्यादातर गोलीय दर्पण पर ही डिपेंडेंट है। अभी समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषता समझ लेते हैं कि समतल दर्पण जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है। पूछता है परीक्षा में कि समतल दर्पण की से प्राप्त प्रतिबिंब की क्या बताइए, विशेषता बताइए। तो पहला नंबर पे क्या है कि इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। माने सीधा रहेगा तो आभासी नहीं बनेगा, समझ रहे बात। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, माने आपको लग रहा है कि शीशवा में हम हैं, लेकिन पकड़ाइएगा उसमें नहीं है आप, आपकी छवि वहाँ केवल बन रही है, आभासी है, सीधा बनता है। अब है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कितना कैसे होता है वस्तु का, जैसे अगर 2 फीट का सामान है तो उसमें भी 2 फीट का ही सामान बनेगा, उसका 2 फीट का आकृति आकार बनेगा। चलिए, अब प्रतिबिंब का दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे होता है। अगर यहाँ से, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और दर्पण वहाँ पर 1 फीट माने 3-4 फीट उधर रखा हुआ है, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो दर्पण के अंदर 3-4 फीट अंदर बनेगा। ऐसा फील होगा कि दर्पण के भीतर 3-4 फीट है, और दर्पण भले इतना पातर हो तो का है, समझ रहे बात। तो लगेगा लेकिन आपको कि 4 फीट वो भीतर है। तो जितना, जैसे दर्पण यहाँ पर है तो जितना दूर हेने आप खड़ा रहिएगा इमेज उतने दूर अंदर बनेगा, ठीक है। ऊपर में है बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, तो ये सब बात समझ में आ गया। आकार, इसका आकार भी बराबर होता है, दूरी भी सेम होता है। अब इसका प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब में कैसा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। आप उठाइएगा दाहिना हाथ तो वो उठाएगा बायां हाथ वो अपन, लेकिन उसका भी क्या रहता है, दाहिने हाथ रहेगा, क्योंकि आप ही का तो प्रतिबिंब है। उठा रहे हैं तो हम दाहिना उठा रहे हैं, वो बायां उठा रहा है कि नहीं है। तो इसका कैसा परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व, इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अब है गोलीय दर्पण। क्या है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर, हाँ, जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो। कैसा हो, हाँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। कैसा हो, अंदर की ओर धंसा हो या बाहर की ओर उठा हो। या तो अंदर धंसा मिलेगा या तो बाहर उठा मिलेगा। चमच बताए हैं, या तो अंदर धंसा हुआ मिलेगा या तो बाहर उठा हुआ। ये अंदर से पेंट होगा और ये बाहर से पेंट हो रहा है। लेंस है, हाँ देखिए, हाँ लीजिए, अब आप लोग भी देखिए, लीजिए। इसका जो सतह यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें हमारा मुंह ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ भाग गया है इनमें मुँह भाग गया है, हीटर में चमक रहा है वैसे। सही है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। गिलास का भी वही हाल है। गिलास का भी सतह कैसा है, गिलास में भी आप देख सकते हैं, इसका भी सतह कैसा है, कर्व है। तो ये गोलीय दर्पण है। अंदर से देखिएगा तो ये भी गोलीय दर्पण है कि नहीं है। तो दोनों साइड है इसका मामला यहीं पे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया। हाँ, बाहर से कलई है, यानी इसके यहाँ पर फोटो बनेगा हेम में, ठीक है, और इसके यहाँ फोटो बनेगा इधर, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको अवतल कहते हैं, इसको उत्तल कहते हैं, समझाएंगे अभी तुरंत। अब प्रकार का एगो होता है, 2 गो, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के अंग्रेजी कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। उत्तल को दिमाग में कि उत्तल का परावर्तक सतह किधर रहता है, उसको याद करने का तरीका यह क्या है कि उत्तल है, उत्तल यानी उठल, उठल, दिमाग में क्या रखना है, उठल। तो जिसका परावर्तक सतह उठल हो, कहाँ हो, इधर है, यानी हमारा किरण इस पे आके टकराएगा, पीछे से नहीं, ठीक है। एने रंगा हुआ है एकरा, ये पीछे वाला हेने रंगा हुआ है, ठीक है। हेने हमको फोटो बनेगा, समझ में आया बात, हाँ, एने बनेगा। तो ये कैसन होगा, उत्तल दर्पण। आई ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, देखिए धंसा हुआ है अंदर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उठल है परावर्तक सतह, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जो समझ जाना है। जैसे ये दर्पण आपका कौन सा दर्पण दिख रहा है अभी आपको, बताइए,
शाबाश, अवतल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? अवतल दर्पण दिख रहा है। अवतल दर्पण दिख रहा है, यहाँ देखिए। अब अवतल दर्पण में जब इस तरह से दर्पण खींच दिया गया है, दर्पण का ये सतह खींच दिया गया है ऐसे, तो इसका पीछे वाला भाग को क्या कर दिया गया? पेंट कर दिया। क्या कर दिया गया? तो और यहाँ पर इसके बीच सेंटर से, यानी यहाँ और यहाँ के बीच के एकदम सेंटर से एक ऐसे काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? हाँ, इस रेखा पर एक जगह एक बिंदु होगा जहाँ से हम किसी चीज़ को रख के ऐसे खींच लेते हैं। समझ आया बात? तो ये जो बिंदु होगा ये होगा सेंटर सी। यहाँ से रख के इसे क्या किया गया है? मैंने मान लीजिए तो यहाँ से रख के ऐसे हम कोई चीज़ को खींच रहे, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ से रखा हुआ खींचा हुआ एक सतह है, ठीक है। तो खींचा हुआ सतह है तो ये क्या हो गया? तो ये इसका सेंटर हो गया। क्या होगा ये? सेंटर। इसको कहते हैं, चूंकि ये वक्र है, क्या है? वक्र सतह है, तो वक्र सतह है तो वक्रता। क्या? वक्रता। आ केंद्र है तो केंद्र। क्या कहेंगे? इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक। किससे? सी से डिनोट किया जाता है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। ये है फोकस दूरी। क्या है? ये फोकस पॉइंट, सॉरी, इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। क्या है? फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु को फोकस पॉइंट ही कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये वक्रता केंद्र और ये इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यहाँ ये सॉरी क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव। हाँ, ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। इसके बीच में जो बिंदु होगा वहीं क्या होगा? फोकस होगा। वहीं क्या होगा? फोकस। यानी इस पूरी दूरी का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। इस पूरी दूरी का आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सी, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम सी मान लें, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर एफ मान लें, तो सी बराबर 2f होगा कि नहीं होगा? है, एफ के दुगुना होगा। जितना ई उतने एफ यहाँ भी। तो एगो सी कितना? 2 एफ के बराबर हुआ कि नहीं? तो सी बराबर 2f कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कह सकते हैं आराम से। इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक को आर बोलेंगे। आर है हेदा, तो इसको आर बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? आर। तो वक्रता त्रिज्या जो होगा, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी के दुगुना होता है, या यूं कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। समझा बात? हम दोनों तरीके से बात कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के दुगुना होता है, या फिर यूं कह लें कि फोकस दूरी ये इधर आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ये दोनों बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ये न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा काम आएगा, ठीक है। आगे ये सब लिखा हुआ है। तो समझ गए वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ध्रुव, और ये है आपका दर्पण, ठीक है। और इस साइड में ये है परावर्तक सतह और पीछे से कलई किया हुआ है। मूल बात इतने था, समझ गए। अब एक एक टॉपिक को लिखा गया है कि ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, समझ गए बात। पी क्या है, ध्रुव है। मुख्य अक्ष क्या है, मेन एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है। ये रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये रहा वक्रता त्रिज्या का केंद्र, माने वक्रता केंद्र। तो इन दोनों के बीच से जो गुजर रहा है ये रेखा, इसी रेखा को क्या बोलेंगे, मेन अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये कैसे काम करता है समझिएगा। आप मैथ में चाहे फिजिक्स में ही, आप मैथ में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये वाला यहाँ पर 0 रहता है, इधर सब माइनस वाला रहता है, इधर सब ऊपर सब प्लस, नीचे सब माइनस। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। और यहाँ पर 0 0 रहता है ग्राफ में, पढ़े ना। तो ग्राफ में पढ़ें तो वहीं यहाँ पर बात मान लीजिए कि यहाँ से अगर इसको एक रेखा से खींच दें तो ये मुख्य अक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, मुख्य अक्ष है कि नहीं, वही मुख्य अक्ष है।
अब समझ गए होंगे आप मुख्य अक्ष क्या होता है। चलिए अब है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पर लिख दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ये सारा का सारा एक एक बिंदु आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और लाइक ठोके दिए होंगे देख रहे हैं, तो नहीं ठोके हैं तो लाइक करिए जल्दी फटाक से, देखो शेयर मारिए दोस्तों के पास, भेजिए जल्दी, मजा लीजिए इसका। चलिए अब है गोलीय दर्पण। ये वक्रता केंद्र समझ में आ गया? मिटा गया का? नहीं लिख पाए हैं? अच्छा, हमको यहाँ मिटा दिए हैं तो नहीं लिख पाए हैं। अब है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र वक्रता केंद्र कहता है। यानी दो गोलीय दर्पण ही रहा, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह इधर है और इसका जो केंद्र है ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। अब है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट कर लिए? चलिए, तो इसमें क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जो ध्रुव होता है यहाँ से, जो यहाँ C होता है, यहाँ के बीच को क्या कहते हैं? R कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ गए? अब चलिए आगे। फोकस बिंदु, यानी अभी बताएं आपको, अगर यह एक परावर्तक सतह अवतल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह इधर होगा, यहाँ ध्रुव होगा, ये मेन एक्सिस हो गया आपका। क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर यहाँ पर अगर C है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में जो आधा दूरी पड़ेगा यही क्या होगा? F होगा। इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कौन? इसका फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये बात तो हम लोग समझ गए कि वक्रता त्रिज्या के आधा वाला बिंदु पर क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा, ये बात तो समझ गए। लेकिन इसको कुछ और तरीका से भी यहाँ पर कुछ सीख लेना है। जैसे कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से परावर्तित किरणें गुजरती हैं वो फोकस बिंदु कहलाती हैं। जैसे कोई भी किरण, जैसे यहाँ पर एक बन गया, यहाँ से एक हम रेखा ले लिए और इधर कहीं भी आप प्रतिबिंब को खड़ा करिए, जहाँ मर्जी वहाँ प्रतिबिंब को आप खड़ा करिए इधर, इससे निकली हुई किरण फोकस से ही गुजरती है। उससे निकली हुई किरण कहाँ से जाती है? फोकस से ही गुजरती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कहाँ से निकलेगा? फोकस से ही निकलेगा। और एक यहाँ ध्रुव पर जाता है और ऐसे आता है, जहाँ काटता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। पूरा का पूरा जो है इसका टाइप आप समझिएगा कितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। यानी जो ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्रुव है और यहाँ पर अगर F है, यहाँ पर क्या है? F है। तो ध्रुव और इस F के बीच की दूरी जो ये होगा, इसी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? और इधर रहता है इसके दुगुना दूरी पर कितना? त्रिज्या। त्रिज्या इसका मतलब केंद्र रहता है। अब नोट में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये बात हमने आपको पहले बता दिया है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है। अब अवतल दर्पण के किरणों के आलेख बनाने के नियम, कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करता है क्या? जो प्रकाश जो गुजरता है ना इस दर्पण पर, जो लाइटें पड़ती हैं, वो लाइट पड़ने के बाद कुछ नियम अपने आप को एक साज के रखता है। उसी नियम के अनुसार अलग अलग फोटो बनता है। तो नियम, पहला नियम क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती हैं। जैसे अभी बताएं कि नहीं मुख्य अक्ष से गुजरता है, बताए हैं। जैसे ये दर्पण है यहाँ पर, ठीक है, इस दर्पण के इस समानांतर एक रेखा आ रही है रेखा, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। तो ये हमेशा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। ये पहला नियम है, ये हमेशा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। आई बीच वाला एक वो केंद्र पर जाके है मिला दिया गया, देख रहे हैं, इसके इधर आइए, इसके इधर
ये आ रहा है तो आपतित किरण, ये जा रहा है तो परावर्तित किरण, है कि नहीं है। ये बीच में जो कोण बना ये आपतन कोण है, जा रहा है तो ये बीच में जो कोण बना परावर्तन कोण। ये बिंदु है तो आपतन बिंदु, अब बीच में जो डंडा खींच देगी अभिलंब, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला नियम क्या है कि जो समानांतर है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के सीधा समानांतर जो भी किरण आएगा, अब ऐसे आएगा उसका गारंटी नहीं है, जो ऐसे आ रहा है उसका बात कह रहे हैं, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है एकदम सीधा, तो ये जब भी गुजरेगा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। कह रहा है कि जो अवतल दर्पण होगा उससे मुख्य अक्ष से, यदि कह रहा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए अब यहाँ पर इसका मुख्य फोकस है, ये क्या है मुख्य, जैसे यहाँ पर ये थोड़ा ये दिख रहा होगा तो कहीं हो सकता है दिक्कत कर रहा होता, समझिएगा। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया अवतल दर्पण, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर इसका सी हो गया, ये हो गया पी। कह रहा है कि अगर कोई किरण ऐसे आता है इस तरीके से और वो किससे गुजरता है, फोकस से होकर गुजर जाए, कहाँ से गुजर जाए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चल जाता है। कहाँ चल जाता है, हम इससे पहले क्या नियम में पढ़े कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। अभी पढ़ रहे हैं अगर फोकस पर आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, एक दूसरे के उल्टा। ये दो गो नियम ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया बात ही। वही यहाँ पर किया गया है कि ये किरण आ रही है और ये किरण, अब बीच में जो है डंडा खींचा गया है, ये खींच के बताने का प्रयास किया जा रहा है, आई है नहीं आ रहे। ये बात क्लियर हो गया। देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मानते हैं कि ये किरण है, क्या है, यहाँ पर एक दर्पण खींच दी, ई हो गया, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, ठीक है। अब कोई हमको लाइट पास कराना है, ठीक है, और लाइट वो पास कहाँ से कर जाए, वक्रता केंद्र से कर जाए। कहाँ से कर जाए, इससे अभी फोकस से कराए हैं, अभी वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो जब ये टकराएगा तो कौन कौन दिशा में तो जाएगा, परावर्तित होकर, तो परावर्तित होकर जाता है तो इसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, यहीं पर एक चीज कंसेप्ट समझ जाइए। अगर मानते हैं यह एक दर्पण है, क्या है, एक कोई लाइट अगर अविलंब पर गिरे, जैसे ये अविलंब है यहाँ पर, इसको हम अविलंब मान लेते हैं, कोई लाइट हम इसी पर से जला दें, यहाँ से जला दें लाइट सीधा, ठीक है। तो बताइए हमको कि I और R ये तो दोनों बराबर होगा, तो इसका मान कितना होगा, कोण का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। शाबाश, कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। परीक्षा में जब थोड़ा सा क्वेश्चन उठाना रहता है तो ये सवाल डाल देता है कि अगर प्रकाश अविलंब पर गिरे, कहाँ गिरे, अगर प्रकाश अविलंब पर गिरे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो कितना मान होगा इसका, 0, क्योंकि ये तो यहीं पर गिरेगा, यहीं पर चल जाएगा, कोण तो बनिए नहीं रहा जगह, समझा रहे बात। इसीलिए वही काम यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि जैसे आया वैसा ही चला गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आलेख समझिए। अब यहाँ से कहता है कि किरण आलेखों द्वारा अवतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों का निरूपण। परीक्षा में जब बड़ा वाला सवाल पूछना होगा 5 नंबरिया, तो उसमें ये ऐसा सवाल डाल सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा बने गए सभी प्रतिबिंबों का आलेख खींचें। 6 तरह का प्रतिबिंब बनाता है, कितना तरह का, 6 तरह का प्रतिबिंब बनाता है। पहला तरह का प्रतिबिंब में कह दिया जाए कि हम जैसे कि यहाँ पर एगो अथी बना देते हैं, मान लिए कि यहाँ पर हम एक ठो, रुक रहे भाई, हम यहाँ पर एक दर्पण बना दिए, ठीक, दर्पण बना दिए, तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। तो मानते हैं यहाँ उसका केंद्र बना है, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया गया है प्रकाश, ठीक है, तो ये बना।
अब जो ये केंद्र बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष होगा, इसके बीच में कहीं फोकस होगा, होगा कि नहीं होगा, एक सेंटर पर, और इसके पीछे कुछ दूरी तक होगा जहाँ तक वस्तु को रखेंगे तक कहेंगे जो अनंत, यानी जिसकी दूरी आप नहीं माप सकते हैं उतनी दूरी और केंद्र के बीच में है, यही ना कहेंगे वस्तु को। कोई वस्तु अनंत पर भी हो सकती है जहाँ से यहाँ से आप दूरी नहीं माप सकते हैं उसका, है कि नहीं है। जैसे आप शीशा ले लीजिए, ऊपर चांद तारा का इमेज बनाइए, तारा का इमेज देखिए, उसमें समझ में ना बात आपको। तो ऐसा बात थोड़ा शीशा में तारा नहीं दिखेगा, खूब बढ़िया से दिखेगा शीशा में तारा, लेकिन वो कहाँ पर है, अनंत पर बैठा हुआ है। गोल में चम्मच में देखिएगा तो तारा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा अगर अच्छा से दिखने वाला होगा तो। हाँ, चम्मच माने बढ़िया होगा तो अच्छा से दिखेगा। तो अनंत पर है, इसकी दूरी आप थोड़ी यहाँ से तारा की दूरी जल्दी मापा जा सकता है, साधारण तो है नहीं मापना। तो ये अनंत की दूरी पर है, एक अनंत की दूरी पर रहेगा, तनी सनी घुसुक के आएगा तो केंद्र आ अनंत के बीच में होगा। हम वस्तु का स्थिति समझा रहे हैं, तो दूसरा स्थिति हुआ। तीसरा बार आएगा तो हे पर बन जाएगा, कहाँ बनेगा, केंद्र पर। चौथा आएगा तो एक बीच में बनेगा, माने चौथा वस्तु घसक के तो हिहो आ सकता है, पांचवा बार में वस्तु फोकस पर घसक सकता है, और छठा बार में बीच में बिता सकता है। यही 6 को क्या बनाता है, आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। और इसी 6 का कहाँ कहाँ निरूपण होगा तो समझिएगा, जो सबसे इधर है उसका सबसे इधर निरूपण बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे ये वस्तु नजदीक जाते जाएगा, शीशा का क्या है, आप जैसे जैसे नजदीक जाते जाइएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे भी नजदीक आता है। तो जैसे 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 यहाँ पर था तो इसका इधर बना, ये घुसुक के हेने आया, ये घुसुक के एने आया तो इसका भी प्रतिबिंब घुसुक जाएगा, ये घुसुक के हेने आएगा तो इसका भी प्रतिबिंब घुसुक के यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। ये जैसे जैसे घुसुकते जाएगा वैसे वैसे ये घुसुकते आएगा। यह 6 गो प्रतिबिंब आपको समझना है, और इसी 6 प्रतिबिंब से परीक्षा में सवाल रहता है। तो ये पहला है, क्या है, पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर स्थित है तो हम अभी नियम पढ़े हैं कि अगर समानांतर कोई किरण आती है, कोई किरण मेन अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अत्यंत छोटा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो बहुत छोट बनेगा, अत्यंत छोट साइज बनेगा। साइज क्या हो जाएगा, बड़ी छोट उसका। इस पर क्या अत्यधिक साइज लिखे हैं, अत्यधिक छोटा, छूट गया है, अत्यधिक छोटा, उसमें लिख दीजिए अत्यधिक क्या है, छोटा साइज बनेगा। क्लियर हो गया। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। पढ़े हैं, जो उल्टा बनता है वही कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। जो सीधा बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। क्लियर हो गया। अब जब वस्तु अनंत से घुसकेगा, कहाँ घुसकेगा, अनंत से, तो कहाँ आएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगा घुसुक के। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी हेने अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बीच में यहाँ पर वस्तु घुसुक के आ गया है था। यहाँ पर वस्तु घुसुक के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ है। अब यहाँ से जो लाइट इसकी निकलेगी वो सीधी जाएगी, और जो सीधा जाएगा वो तो फोकस से आएगा। अब यहाँ से एक लाइट हम गुजार देंगे कहाँ, फोकस से होते हुए इधर। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो फोकस से जाएगा वो सीधा हो जाएगा, और जो सीधा आएगा वो फोकस से जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटेगा। तो ये काट रहा है यहाँ पर, कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। अब इमेज को देख लीजिए, कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है था, यहाँ से आया, ये आया यहाँ तक, और ये लाइट लाल वाला क्या है, यहाँ से आया और ये आके काटा। तो यहाँ जो उल्टा बन रहा है ये वाला, इससे छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है छोटा। जब तक वस्तु इस केंद्र पर ना आ जाए तब तक इधर वाला छोटा ही रहता है। माने वस्तु अनंत पर रहेगा तब वो छोटे दिखाई देगा। अब दूर सामान कैसे दिखता है, बड़ा का केंद्र नहीं चुके, छोटा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो जो दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो जो अनंत पर है उसका प्रतिबिंब देखें कि नहीं, साफा छोट बन रहा था, एकदम नहीं चुके।
जो तनका सा नहीं घसक क्या या ओकर प्रतिबिंब तनका सा नहीं बड़का हुआ। ठीक, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब फोकस कैसा बनेगा? तो आकार छोटा होगा। छोटा है कि नहीं? इससे तो छोटा ही है। और प्रकृति कैसी होगी उसकी? वास्तविक होगी, उल्टा होगा। क्लियर हो गया? जब तक उल्टा रहेगा ही वास्तविक बनेगा। अब कहाँ चल जाएगा वस्तु घसक के? वक्रता केंद्र पर। कहाँ चल जाएगा? तो जैसे ही वक्रता केंद्र पर जाएगा ही तो ये सीधा जाएगा, लाइट ऐसे आया, इधर गया, ऐसे गया, कहाँ बना? केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। और फोटो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगर और आकार कैसा रहेगा? सेम टू सेम, जेतवत उतवत प्रतिबिंब। ठीक, और प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब वस्तु घसक के बढ़ गया कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ आ गया वस्तु। अब केंद्र से जैसे आगे की तरफ गया, अब उसका आकार, जो प्रतिबिंब है उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से घसका, जैसे है ये फोटो हुआ में हमें देखिएगा, हमें तो आप यहाँ से जब हैंगर लेके जाइएगा तो जितना आपका मुंह है उसे लम्हर मुंह में दिखेगा। दिखते क्या? दिखता है। हैंग होकर के देखेंगे लम्हर और दिखेगा। तो जैसे जैसे लॉग में जाइएगा वैसे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा बनते चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा? तो वस्तु अभी कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ है? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इधर अनंत होगा, इधर वक्रता केंद्र है ना? यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ है वक्रता केंद्र है ना? इधर अनंत इसके बाद में बन रहा है। सी यहाँ लिखे हैं, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, और कटा है तो कहाँ बना है? यहाँ बना है। ठीक है, केंद्र पर नहीं बना है, केंद्र यहाँ पर है। सी बेशक यहाँ लिखा गया है, लिखने के लिए सी यहाँ लिखा गया था, तो फिर एक काटे नहीं, हम यही पर खींच दिए। ठीक है, सी यहाँ पर है एक्चुअली, ये है बिंदु। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बना। आकार कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टी बनेगी। प्रकृति क्या होगी? आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में सवाल। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि जब किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। हाँ, पूछे उसमें कह देगा आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा, सीधा आभासी, वास्तविक उल्टा। तो क्या बनाइएगा? हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसा सवाल डाल दिया जाता है। अब वस्तु घुसुक के कहाँ चल गया? फोकस पर। कहाँ चल गया? फोकस पर आ गया। तो जैसे ही फोकस पर वस्तु आएगा तो इधर जाएगा, टकरा के आएगा। अब जो वस्तु फोकस पर ही खड़ा है उसका लाइट, उसका किरण फोकस से गुजरना मुश्किल है ना? कैसे गुजरेगा? तो इसको मान लिया जाता है कि ये इधर से लाइट सीधा जाएगा और टकरा के आएगा और केंद्र से गुजरेगा। समझ आ रहा है बात? इसको कहाँ से गुजारेंगे? सीधा इधर केंद्र से गुजरेगा। तो देखिए, जब फोकस पर है तो ये सीधा समानांतर हो गया। कहाँ हो गया? समानांतर हो गया। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी, बहुत दूर। आज जो बहुत दूर था उसका कहाँ बना था? फोकस पर। और जो फोकस पर है उसका कहाँ बन रहा है? बहुत दूर, अनंत में बन रहा है। तो ये इस प्रकार से यह चला आएगा। क्लियर हो गया? बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कोई डाउट है इसमें? छठा देखिए, छठा में कह रहा है जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में होता है। यहाँ है वस्तु, यहाँ है F है और यहाँ है P, तो P और F के बीच में है वस्तु है, तब कहाँ बनाएगा ये? तब कहाँ बनेगा? तब जो यहाँ पर है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि केंद्र से होकर गुजारेंगे तो इसी पर वापस लौटेगा, पढ़े हैं। तो जब लौटेगा, जब मानते हैं वस्तु से यहाँ टकराया, हेने आया, तो फिर लौटेगा, है कि नहीं? तो ये लौटने और आने का, केंद्र से होकर जो लाइट जा रहा है तो ऐसा लगता है कि पीछे ही से आ रहा है। ठीक है,
अब पीछे ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मान लिया जाए तो पीछे ही से आएगा, पीछे ही जाएगा। और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो कोई वस्तु है जो इससे अगर यहाँ पर टकराता है तो उतने कोण से भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? पढ़े कि नहीं पढ़े? तो पढ़े तो जितना आई बनेगा उतने आर बनेगा। तो ये हेने से आ रहा है, अगर ये मान लीजिए कि हई आपको नहीं दिखाई देता, आपको लगेगा कि नहीं कि लाइट हेने के से आ रहा है, तो इसको भी अगर इमेजिनरी तरीका से हम पीछे बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देगा कि नहीं काट देगा? जहाँ काटेगा वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा? और जब प्रतिबिंब वहाँ बन जाएगा तो जो फोकस और ध्रुव के बीच का जो हमारा बिंब है, जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछू। आकार क्या होगा? बड़ा। प्रकृति क्या होगी? आभासी और सीधा। समझ में बात? तो आपसे यह भी सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्न में से किस स्थिति में अवतल दर्पण में सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा? और में लिखा रहता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु केंद्र पर हो, फोकस के बीच में हो। इस तरीके का सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आंसर आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इस अवतल दर्पण का उपयोग होता कहाँ कहाँ है, ये बात समझ लेते हैं। कहता है कि सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में, किसमें? हाँ, हेडलाइट वगैरह में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट, टर्च खोजने वोजने में, है ना, टर्च वगैरह इस सब में किया जाता है। दांत का डॉक्टर जो है मरीज का दांत देखने के लिए करता है। कब गए हैं दांत के डॉक्टर पास? दांत खराब हुआ है आज? नहीं हुआ है, एक बार खराब करके जाइएगा, ठीक है। तो दांत जब जाइएगा तो देखिएगा उनमें क्या करता है, वो हेंती रखले रहता है चम्मच लेखन, ठीक है, चम्मच जैसा रखले रहता है, ओकरा मुँहवा में घुसा देता है। अगर इधर का दांत देखना है तो ऐसे रखेगा, वही में दांतवा आपका बड़ा करके देख लेता है। क्या करके? बड़ा दिखता है उसको, क्या दिखता है? हाँ, तो डॉक्टर देख लेता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में जितना लग में बैठिएगा उतने बड़का नु फोटो बनेगा। समझ में आ रहा है बात? अभी समझे हैं? तो दाढ़िया बनाए वाला जो होता है ओकरा खूब लग में बैठते हैं, ओकरा खूब बड़का दिखता है, तो खूब बढ़िया से दाढ़ी आपका बन जाएगा। हाइये में देखिए ना, इधर है खूब लग में जाइए ना, मुँह लेके लगे कि नहीं हैंग एकदम थुथुन निकल गया है। सौर भट्टियों में, कहाँ? सौर भट्टियों में, यानी आजकल जो है सूरज के गर्मी से खाना बनाने वाला सब कुकर उकर आ रहा है, ऐसा चूल्हा सब आ रहा है जो सूरज के गर्मी एब्जॉर्ब करके आपको गर्मी दे रहा है और आप उस पर बर्तन रख के क्या कर रहे हैं। तो उस तरीके के सौर भट्टियों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पर आए। अब बढ़िए आगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बहुत फोटो नहीं बनता है, ठीक है, इसका भी पूछ लेता है परीक्षा में, लेकिन बहुत फोटो में नहीं बनता है। मैं मुश्किल से 2 गो फोटो बनता है। क्या बनता है? 2 गो फोटो बनता है। देखिए, एगो ही बनेगा और एगो हेदा है हिया, ठीक है, 2 गो फोटो बनबे करता है। एगो है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति और आकार समझते हैं। तो इसमें पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें 2 गो स्थिति होता है, या तो वो खूब दूरे होगा ना तो वो लगे में होगा, ठीक है, 2 गो स्थिति है। तो वस्तु एकदम अनंत पर हो तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु एकदम अनंत पर रहेगा, तो पढ़े जो अनंत पर रहेगा उसका कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। पढ़े हम लोग, जब प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा, कहाँ रहेगा? अनंत से आती हुई किरणें हैं, कहाँ से आती हुई किरणें हैं? अनंत से आ रही हैं। तो इस सब घूम के ऐसे घूमेगा तो लगेगा जब यहाँ से जब पीछे की तरफ ऐसे ऐसे लेके जाइएगा तो लगेगा पछुआरा से कोनो हेने से टर्च मार रहा है। हंस रही है, कैसे लगेगा? जेने पछुआरा से क्या मार रहा है? टर्च मार रहा है, हेने से टर्च मार रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको। तो इसका मतलब है जहाँ से टर्च मार रहा है वही जगह पर बैठा होगा कौन, है कि नहीं? तो यह फोकसवे पर बनता है। कहाँ बनता है? यही फोकस पर। तो क्या बनेगा? वस्तु कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? फोकस पर दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? फोकस पर दर्पण के पीछे। आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा। यहाँ पर सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में क्या बन रहा था? उल्टा।
उल्टा बन रहा था, वास्तविक। इतना ही अंतर है। अवतल दर्पण में क्या है कि अनंत से आती हुई जो किरणें हैं, अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका आपको प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, लेकिन कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उत्तल दर्पण में इसी के उल्टा है कि अनंत पर कोई वस्तु है तो फोकस पर तो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? वो पीछे बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। बस इतना ही क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कि अनंत दर्पण के बीच में हुए। पहले एक तो अनंत पर था, दूसरा कहाँ? दर्पण और अनंत के दुइये को कंडीशनें हैं। एक और याद करना और आसान है। अब यहाँ से अगर कोई लाइट यहाँ पर पड़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सीधे अगर वापस आ गया तो वक्रता केंद्र से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वक्रता केंद्र से कोनो टर्च मार रहा है। और जब हेने से सीधा जाएगा तो ऐसे लौटेगा, तो लौटता हुआ किरण ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रहा है। दो गोला बैठल है, एगो यहाँ एगो, और दोनों टर्च मार रहा है। तो जहाँ पर काटेगा लाइट, एक दूसरे को काटता हुआ महसूस होगा, वहीं पर आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। वहीं पर तो जो ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु है, जो वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में है, ध्रुव और अनंत के, उसका कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में, सीधा और सीधा नु है रे। हाँ, तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है। ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा बन रहा है? छोटा। अप्रकृति आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। उत्तल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, मोटरसाइकिलिया में अरिया पर जो लगा हुआ रहता है, देखते हैं? चार चक्का में देखिएगा तो चार चक्का में जो उसका साइड होता है एक्चुअली उत्तल का ज़्यादा, काहे कि उसमें बहुत ज़्यादा कर्व, ज़्यादा एरिया दिखाने के लिए उसको कवर किया जाता है कि पीछे का सब चीज़ इसमें दिखे अच्छा से। तो वही है। आवर्धक चश्मे के रूप में बड़ा का चीज़ दिखावेला, चश्मा पहना रहे वोल्टेज वाला है। चलिए, अब है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब समझिएगा हमारा बात यहाँ पर, ये आप लोग अभी जो पढ़े हैं इसी को चिन्ह परिपाटी को समझ लेना है। बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, इस सारा का सारा चीज़ हम यहाँ बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर कोई वस्तु यहाँ पर, जैसे कि कौन दर्पण है? किसी भी गोलीय दर्पण के लिए चलना है। उत्तल दर्पण बना दिए हम, ठीक है? बात को खाली समझ लीजिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? P होगा। यहाँ पर क्या होगा? F होगा। यहाँ पर C हो गया। जब कोई वस्तु, मानते हैं कोई वस्तु अनंत पर इसमें रहता है तो ऊपर की तरफ रहता है। हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं पहले से, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ग्राफीय विधि। इधर कैसा चिन्ह रहता है? माइनस वाला सब रहता है, हैं? इधर कैसा चिन्ह रहता है? प्लस वाला चिन्ह रहता है। इधर कैसा रहता है? प्लस वाला चिन्ह रहता है। इधर कैसा रहता है? रहता कि नहीं रहता है? इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ 0 0 रहता है। इसे तो पढ़ लिए हम लोग बहुत आसानी से, समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ पर कनेक्शन बनाना है आपको इससे, अब चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए। अगर वस्तु ऊपर के तरफ है, वस्तु तो इसका प्लस में मानते हैं कि यहाँ पर 3 है तो 3 फीट होगा, मानते हैं 3 फीट का वस्तु है तो प्लस में 3 लिखेंगे कि माइनस में? हैं? प्लस में 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यों? कि वस्तु की लंबाई बताना है हमको। क्या बताना है? अल्लाह, वस्तु ऊपर के तरफ में है। कहाँ है? तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, तो ये प्लस में होगा। किस में होगा? ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। एक बात समझ गया कि वस्तु की लंबाई आपको बताना होगा। अगर यहाँ से वस्तु की दूरी बताना हो, यहाँ से वस्तु की तो ये तो माइनस में है। किस चीज़ में है कि नहीं है? तो वस्तु की दूरी हमेशा किस चीज़ में हम लिखेंगे? वस्तु की दूरी। हम पूछेंगे कि वस्तु 5 फीट अलगा है केंद्र से, ऐसे ध्रुव से, तो क्या पता, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सर -5 बता रहे हैं। समझ रहे बात? क्योंकि इधर दूरी ऐसे मापेंगे ना, ऐसे थोड़ी मापेंगे, दूरी इधर मापेंगे। ठीक है। अच्छा, अब प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब का दूरी कह दिया जाए, किसका दूरी? तो प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण में, खासकर किस में?
अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब देखिएगा तो वो तो नहीं बनता है, हेयर ही थोड़े जाता है बनने। यहाँ वाला प्रतिबिंब इधर बनता है पीछे खाली, समझा बात। तो यहाँ वाला प्रतिबिंब को आप किस में दिखाइएगा, प्रतिबिंब भी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की यदि लंबाई पूछ दी जाए तो वो माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की लंबाई कथी में रहेगा, माइनस में। अब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी किस में रहेगा, माइनस में। यानी प्रतिबिंब का यहाँ से दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों किस में रहेगा, माइनस में। अच्छा, जो वस्तु होगा आपका बिंब, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। जो बिंब की ऊंचाई होगा वो किस में रहेगा, प्लस में। और जो बिंब की दूरी रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में। बिंब की दूरी तो माइनस में रहेगा ना। अब देखिए, अगर वस्तु इधर बनता है, कहाँ बनता है, इधर बनता है, तब इसकी दूरी किस में जाएगी, प्लस में। तो अवतल और उत्तल कहेगा तो ध्यान रखिएगा, उत्तल में जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा उत्तल में प्लस होगा, उत्तल में प्लस होगा, अवतल में। यह सारा बात को, अच्छा इसमें अगर आपसे एफ कह दिया जाए, एफ की दूरी बताइए, तो एफ आपका प्लस में है कि माइनस में। इसमें आपको कह दिया जाए आर बताइए, आर प्लस में है कि माइनस में, है ना। ये सब बात क्लियर हो गया। यही सब बात यहाँ पर लिखा गया। देखिए, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाएं साइड में रखा जाता है, इधर। इसका अर्थ है कि दर्पण से बिंब के बीच की प्रकाश आपतित होगी, यानी उधर बिंब जाएगा अथी के तरफ, दर्पण के तरफ, ठीक है। तो सदैव कहाँ रहती है, यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से मापा जाएगा, जब यहाँ पर ध्रुव होगा तो यहीं से ना मापा जाएगा, कोई भी दूरी होगा कि नहीं होगा। अभी समझिए, मूल बिंदु, बिंदु के दाईं ओर प्लस एक अक्ष, बिंदु के दाईं ओर प्लस एक अक्ष, इधर वाला सब प्लस एक अक्ष था कि नहीं, कि अनुदिश मापा जाएगा, दूरियां धनात्मक मानी जाएगी, और इधर की दूरी कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, यानी यहाँ पर रहे, लाल का से नहीं दिख रहा होगा, उजर पर, यहाँ पर लाल हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो इधर होगा सब प्लस वाला होगा, इधर होगा सब माइनस। वही बात यहाँ कह रहा है, ये समझा दिया आपको हम। मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर के तरफ होगा, जो ऊपर के तरफ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव दिखाई देगा कि नहीं होगा, प्लस। और जो नीचे के तरफ होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, निगेटिव। यही है, अब यही है बिंब बाईं ओर, जो चीज़ समझाए हैं वही सब लिखा गया है। क्लियर। अब दर्पण सूत्र पर आते हैं, और ये मोस्ट VVI है, मतलब जितना बार VVI लगा लीजिए इसको, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। माने परीक्षा में उतरने का सबसे ज़्यादा चांस है, एकदम परीक्षा के पेपर में खोपड़ी में छेद करिए के मानेगा ये, ठीक है। हाँ, तो आप भी क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके आइएगा। चलिए, हाँ, खोपड़ी में, आप एक दूसरे खोपड़ी में छेद नहीं करना है पेपर में। अब पेपर पे पाना ना फाड़ दिया लोगन। मिरर फार्मूला है, क्या है, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र पूछता है परीक्षा में। बड़ा ही प्यारा सा सवाल बनाता है कि निम्न में से कौन सा मिरर फार्मूला है, दर्पण सूत्र है। हे में हियाँ माइनस दे देगा, हियाँ पर कुछ और लिख देगा, समझा रहा बात, बदल के दे देता है। इसको इधर ले जाके इसके साथ प्लस में डाल देगा, है करा, ठीक है, आ दे देगा। जो सही होगा उसको आपको टिक लगा देना है। देखिए, तो प्रतिबिंब दूरी को किस चीज से डिसाइड किया जाता है, भी से। आप वस्तु को यू से, अब भी और यू भोर नहीं पड़ेगा कैसे, तो यू माने तुम, तोहर फोटो बनी, तोहर फोटो दिमाग में रखना है, कथी रखना है, तोहर फोटो बनेगा, यानी तुहे वस्तु है, तो वस्तु यू से वस्तु, तो वस्तु का दूरी हमेशा क्या हो रहेगा, यू रहेगा। अब बाकी है दोनों, तो एगो भी बच गया जौन प्रतिबिंब का, एफ से फोकस तो दिमाग में रहबे करेगा। तो यू क्या हो गया, कथी के दूरी हो गया, यू वस्तु तोहर, है ना ऐसे कहेंगे तो याद रहेगा आराम से। अब देखिए, प्रतिबिंब दूरी यानी भी क्या होता है, प्रतिबिंब यानी फोटो का जो दूरी होगा उसको, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। बिंब दूरी यानी वस्तु की दूरी किसको बोलेंगे, यू। किसको बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को किसको बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के
आप फोकस दूरी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब दर्पण को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है इसमें ही सब दिख रहा है। चलिए देखिएगा, अब अवतल दर्पण में इसका सूत्र अगर सिद्ध करना हो तो 1/u + 1/v बराबर 1/f हो गया। क्या हो गया? 1/f हो गया। कितना टाइम हो गया है? टाइम लगभग 1:42 हो गया। तो हम अब दर्पण सूत्र अभी तक बता देते हैं, लेकिन समय काफ़ी निकल चुका है। इसी को हम लोग कल प्रूफ करेंगे और इसके अगला प्रकाश का अपवर्तन, उस पूरा सेक्टर को कर जाएंगे हम लोग। इसमें कुछ और है, आवर्धन भी पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? आवर्धन पढ़ना है। आवर्धन फार्मूला को सिद्ध करना है। तो क्लास हम यहीं तक आज ड्रॉप करते हैं। इसके बाद आपका अगले पार्ट में पूरा का पूरा क्लास कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग भी जो अभी देख रहे हैं वो लोग भी परेशान ना होइएगा। अगली क्लास में इस दर्पण सूत्र को बजाते प्रूफ करेंगे। बेशक हमारे पास नोट्स में यह दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये प्रूफ करेंगे ऑन बोर्ड, इसलिए करेंगे कि प्रूफ करते हुए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये प्रूफ करके दिखाएंगे हम। क्लियर? इसको पूरा आपके सामने प्रूफ करके दिखाया जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना। इसके बाद आवर्धन, मैग्निफिसेंस जो होता है वो, उसके बाद में आवर्धन का प्रूफ, ये सब भी कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल जो है आगे के सब चीज़ हम लोग करेंगे। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्ग का आदर करिए, पढ़ाई लिखाई खूब मस्ती से करिए, और बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो पूरा अपना अटेंशन अपने एग्ज़ाम के प्रति अब नंबर लाने के लिए पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। वंदे मातरम।